Hello students. So we have completed the problems for maximization. तो जो अब अगला क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर मिनिमाइजेशन। और जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर कोई क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का होगा तो सबसे पहले टारगेट उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव साइन टू दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओनली। ठीक है जी, देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। अब फिर से हर कंस्टेंट में लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो अभी तक हमारी पहली टाइप चल रही है। तो सबसे पहला काम क्या अब हमारा, अगर मिनिमाइजेशन है तो इस मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना। तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने माइनस साइन से गुणा करना है। ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस साइन से गुणा करना, कंस्टेंट को कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, जैसे इस जेड को माइनस साइन से गुणा किया एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा और उसको नाम दे दिया हमने जेड डैश। तो आज के बाद आप याद रखें इस ऑपरेशन सर्च में जहाँ पर भी जेड के ऊपर डैश आएगा उसका मतलब आपने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड मीन्स इस इक्वेशन को माइनस साइन से गुणा कर दिया और बाकी कंस्टेंट को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और बाकी कंस्टेंट में वैसे यहाँ पर डाला आपने x4, यहाँ डाला आपने x5, यहाँ डाला आपने x6। ठीक है जी, तीन वेरिएबल ऑलरेडी थे आपके, तीन आपने और डाले, तो छः के छः वेरिएबल आपके हर इक्वेशन में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हर इक्वेशन में आ गए, इक्वल टू का साइन आ गया और जो वेरिएबल डाले थे उन्होंने उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जितनी आपकी इक्वेशंस हैं। देखिए जरा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, फिर वही सेम सिचुएशन ये बन गया। फिर आपने टेबल बनाना है, बेसिक वेरिएबल बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स मिनिमम रेशो। शुरू में जो बेसिक वेरिएबल होंगे वो होंगे सिर्फ और सिर्फ स्लैक वेरिएबल या जिन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है और उनकी कॉस्ट हमेशा फर्स्ट टेबल में ज़ीरो होगी। एक्स भी आपकी जो राइट साइड में कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाएंगी और बीच टेबल में आपकी फर्स्ट इक्वेशन के ऑप्शन फर्स्ट रो में, दूसरी इक्वेशन के ऑप्शन दूसरी रो में, तीसरी इक्वेशन के ऑप्शन तीसरी रो में और लास्ट में आ गया मिनिमम रेशो। और टॉप पे आप लिखेंगे सी जे मीन्स जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका ये मैक्सिमाइजेशन वाला, इसकी कॉस्ट वैल्यूज उसको लिखेंगे शुरू में। ठीक है जी, और लिखने के बाद फिर आपकी कार्रवाई वैसे शुरू। ये जेड डैश लिखना, वो आपने ध्यान रखना इस चीज़ का, जेड डैश आमने सामने गुणा करके ये आ गया। आई थिंक अब आप उस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर डेल्टा जी निकालेंगे। डेल्टा जी कैसे बोला था मैंने, सी बी को पहले कॉलम से गुणा करके ऐड करके ऊपर वाला घटाना है, सी जे घटाना है, वैसे दूसरे, वैसे तीसरे, वैसे चौथा, वैसे फिर मोस्ट नेगेटिव सी जे। जो मोस्ट नेगेटिव होगा दैट इज़ योर एंटरिंग वेक्टर। एंटरिंग वेक्टर की जो कॉलम की एंट्रीज हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव एंट्रीज से आपने एक्स बी को डिवाइड करना है। इसमें नेगेटिव एंट्री तो डैश आ गया, 12/4 10/3। इसमें जो मिनिमम होगा वो आपका बाहर हो जाएगा। तो x6 हो गया बाहर, x6 का मतलब, सॉरी x6 नहीं, ये x5 हुआ बाहर, x5 हो गया बाहर। ठीक है, तो x4 एज इट इज़, x5 बाहर हो गया, इसकी जगह x2 अंदर आ गया, x6 इनकी कॉस्ट लिख ली। फिर क्या करते थे, जो इनकमिंग और आउट गोइंग की इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज़ योर की एलिमेंट। और की एलिमेंट के बाद फिर क्या करते थे, इस इनकमिंग वेक्टर की जगह आउट गोइंग वेक्टर आएगा। -1 की जगह 0 बनाना है, 4 की जगह 1 बनाना है, 3 की जगह 0 बनाना है। तो पहले की एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसको बनाना है 1, तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना है। ऑपरेशन डिसाइड किया, 4 से डिवाइड करना है, अप्लाई होगा वो पूरे रो के ऊपर एक्सेप्ट सी बी के ऊपर अप्लाई होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करके इसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर इस 3 का 0 बनाना है। अब की एलिमेंट आपका आ गया, ये की एलिमेंट ये आ गया, इसको किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, -3। तो इस पूरी रो को -3 से गुणा करके इस पूरी रो में जमा करना, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो आप कर सकते हैं आराम से। फिर इस -1 का 0 बनाना है, तो की एलिमेंट है ये, इसको किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके 0 हो जाए, 1 से, तो उसको हम सीधे ऐड कर देते हैं, 1 -1। तो सेकंड रो को इस फर्स्ट रो में जमा करना है, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। और फिर रिपीट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जब तक कि सारे डेल्टा जे पॉजिटिव ना आ जाए। ठीक है जी, जैसे डेल्टा जे पॉजिटिव आए आपका सोल्यूशन स्टॉप हो गया। तो मैक्सिमम जेड डैश आ गया 11, लेकिन हमारे को चाहिए मिनिमम, तो कुछ नहीं करना है। क्या किया था हमने शुरू में, मैक्सिमम बनाने के लिए क्या किया था हमने, जेड डैश कैसे निकाला था, जेड को माइनस साइन से गुणा किया था। तो अब क्योंकि हमारा एक्चुअली क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में है तो कुछ नहीं करना, जो अभी मैक्सिमाइजेशन लगाया इसको फिर से माइनस साइन से गुणा करके मिनिमाइजेशन में आ जाएगा। तो मिनिमम जेड आ गया -11। और फाइनल टेबल में जो वेरिएबल की वैल्यूज़ आई
फाइनल टेबल में x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 5, x6 हमें चाहिए नहीं, तो x3 यहाँ मिस है, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 0। जो फाइनल टेबल में वैल्यू मिस होती है उसको बोलते हैं, उसको हम 0 लेते हैं। और अगर क्रॉस वेरीफाई करना कि दिस रिजल्ट इज़ ओके और नॉट, तो x1, x2, x3 की वैल्यू उठाओ और ओरिजिनल जेड में पुट करके देख लो आप, तो इट इज़ वेरीफाइड। सो अगला क्वेश्चन इज अगेन फॉर मिनिमाइजेशन, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। और इसी के साथ ये फर्स्ट टाइप आपकी ख़त्म होती है। फर्स्ट टाइप मतलब द प्रॉब्लम्स ऑफ लेस देन इक्वल टू साइन। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि जिन प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू का साइन है उसको हमने कैसे लेके जाना है, ठीक है। अब अगला मेथड है आपका, दिस इज अगेन सिंप्लेक्स मेथड, बट दिस इज द मॉडिफाइड form of simplex method, so called two phase method, or you can say two phase simplex method। तो मेथड का स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी इसमें आपको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ तो नहीं आएगा, पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आराम से समझाएगा। एंड रिपीटिंग अगेन, ये मेथड पेपर में आते हैं, ध्यान रखना है। तो टू फेस मेथड में क्या है, हमारे पास दो फेस होंगे, फेस 1 एंड फेस 2। तो पहले फेस 1 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फेस 2 की बात करेंगे, ठीक है जी। तो फेस 1 क्या है, इन दिस मेथड वी कंसिडर दोज प्रॉब्लम्स इन विच कंस्ट्रेंट्स हैव ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और इक्वल टू का साइन। अब इस टाइप में क्या होगा, आपके पास मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी होगा, इक्वल टू भी होगा। अगर ऐसे मिक्स साइन होंगे तो टाइप 1 जो है वो फेल हो जाएगी। टाइप 1 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज प्रॉब्लम इन विच एवरी कंस्ट्रेंट हैज लेस देन इक्वल टू साइन। माइंड इट, इफ एनी कंस्ट्रेंट हैज इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, देन जो फर्स्ट टाइप है इट फेल्स। So in this method we consider the problems in which constraints have greater than equal to or equal to sign, ब्रैकेट में ऑल बी आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम पहले बात कर चुके हैं कि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होते हैं, जो पॉजिटिव होने चाहिए सारे। फिर क्या करेंगे, तरीका कारण काम तो हमने वही करना है, क्या करना है, हमने सारी इक्वेशनों को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू की इक्वेशन होगी तो उसमें स्लैक वेरिएबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की होगी तो उसमें आएगा सरप्लस वेरिएबल। ऐड सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स, देन वी ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब ये नई चीज़ आ गई आपके पास। अभी तक आपने 3 वेरिएबल स्टडी की थे, ओरिजिनल वेरिएबल मतलब जो डिसीजन वेरिएबल थे, देन स्लैक वेरिएबल जो अभी आपने पीछे देखा, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आएगा सरप्लस वेरिएबल। अब दिक्कत ये है कि हमने पीछे क्या बोला, हमने बोला पीछे कि हमारे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन होती है उसमें कभी भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम नहीं बनेगा, और जो इक्वल टू वाली इक्वेशन होती है उसमें फिर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि जितनी इक्वेशन है उतनी हमारे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम चाहिए। स्लैक वेरिएबल वाली इक्वेशन में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम नजर आ जाएगा, पर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली और इक्वल टू वाली इक्वेशन में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन है उसमें एक सरप्लस वेरिएबल आएगा, और उस सरप्लस के साथ हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डालेंगे, और ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा अब यहाँ पर ये हमारी हेल्प करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को बनाने के लिए। तो कहने का मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इक्वेशन होगी उसमें अब दो वेरिएबल आएंगे, एक आएगा सरप्लस जिसकी वजह से इक्वेशन इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इक्वलिटी में कन्वर्ट होने के बाद उसमें फिर हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डालेंगे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने से उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल इज ऑलवेज approaches to 0, means it is very very near to 0, so that it will not affect the system। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तथा जिसमें इक्वल टू का साइन होगा, उन इक्वेशंस में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल डालेंगे टू जनरेट द रेस्ट कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। क्लियर हो गया उसका स्टेप नंबर 1। फिर क्या करना आपने, इस मेथड में आप स्टेप नंबर 1 असाइन अ कॉस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब जो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उनको आपने कॉस्ट देनी है -1, ध्यान रखना है। एंड अ कॉस्ट 0 टू ऑल अदर वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि इस फेस 1 में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने आप खुद तैयार करेंगे। जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका अब यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो तैयार करेंगे उसमें क्या करेंगे, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको कॉस्ट देंगे -1, और बाकी तमाम वेरिएबल्स को कॉस्ट देंगे 0, चाहे वो स्लैक हैं, चाहे वो सरप्लस हैं, चाहे वो आपके ओरिजिनल वेरिएबल है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने एलपीपी कंस्ट्रक्ट की, इन विच न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड स्टार इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ये जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा इसको नाम दे दिया हमने जेड स्टार। तो आज के बाद अगर जेड के ऊपर स्टार नजर आया तो उसका मतलब फेस 1 की बात कर रहे हैं,
ठीक है, टू मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू द गिवन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। फिर क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सिंपलेक्स मेथड। फिर ऑटोमेटिकली जैसे आपके पास, क्योंकि टारगेट तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना फिर आपने जो अभी तक जितना स्टडी किया सिंपलेक्स मेथड उसको अप्लाई करेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सिंपलेक्स मेथड अनटिल आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज डू अराइज। और फिर आप ये सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे जो टाइप 1 किया हमने, और उस सिंपलेक्स मेथड को लगाने के बाद इन तीन में से कोई एक फाइनल टेबल में, जो फाइनल टेबल बनेगा उसमें इन तीनों में से कोई एक पोजीशन आकर करेगी। फर्स्ट पोजीशन जेड स्टार नेगेटिव आएगा, और फाइनल टेबल में जो बेसिक वेरिएबल आते थे साइड, उन बेसिक वेरिएबल में आपको एक आधा आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नजर आएगा। अगर ऐसा होगा तो उस केस में दिस सिस्टम हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन, मतलब इस सिस्टम के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर जेड स्टार आ गया 0 और फिर फाइनल बेसिक टेबल में आपको लग रहा है कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, देन प्रोसीड टू फेज 2। ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि जेड स्टार 0 आ रहा है और फाइनल टेबल में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, तब भी प्रोसीड टू फेज 2। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि फेज 1 में या तो जेड स्टार की वैल्यू नेगेटिव आएगी या 0 आएगी, किसी भी कीमत पर यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, अगर 0 वैल्यू आएगी तो इसका मतलब आपने फेज 1 को छोड़ के फिर फेज 2 में जाना है। और फेज 2 क्या बोलता है, फेज 2 थोड़ा सा टिकलिश है। फिर क्या करना है आपने, ये थोड़ा सा टिकलिश है, अभी हो सकता है आपको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ आप इसको, क्वेश्चन में आपको आराम से समझा जाएगा। असाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू द वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब फेज़ 2 में क्या करना है आपने, अब आपने फेज़ 2 में जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ओरिजिनली लेना है जो दिया हुआ है, एंड 0 कॉस्ट टू एवरी आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट में क्या करते थे पिछले मेथड में, कि जो आपके वेरिएबल्स जेड में दे रखे थे उनकी कॉस्ट होती थी, और उसके अलावा जो स्लैक वेरिएबल रखते थे उनकी कॉस्ट 0 होती थी। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, स्लैक सर प्लस आर्टिफिशियल की कॉस्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, अपेयर इन द बेसिस एट 0 लेवल। दिस न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नाउ मैक्सिमाइज्ड बाय सिंपलेक्स मेथड। और उसके बाद फिर दोबारा से आपने अब इस ऑब्जेक्टिव जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी हेल्प से फिर सिंपलेक्स मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो इतना काफ़ी है। अभी आप लोग इस मेथड को स्टडी करें, और उसके बाद फिर फेज़ 2 के मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।